अभी दोस्तों खबर आई है कि जो राजाजी नेशनल पार्क में टाइगर के अटैक में एक आदमी की मौत हो गई थी, एक घायल था। तो अभी ये 100% श्योर नहीं है कि ये उसी टाइगर ने अटैक किया है जो कि कॉर्बेट से आया था, क्योंकि जिस इलाके में उस आदमी पे हमला हुआ है वहाँ एक टाइगर की मूवमेंट और है। और दूसरा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि उसे रेडियो कॉलर पहनाना चाहिए था छोड़ते वक्त, और क्या पता उसे रेडियो कॉलर पहनाया हुआ हो। तो रेडियो कॉलर उसे पहनाया हुआ था, लेकिन वो जो उसकी लोकेशन अपडेट है दिन में एक बार मिलती है उन्हें, और कई बार मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कई बार 2 दिन बाद मिलती है। तो उसे ट्रैंकुलाइज करने का फैसला लिया गया है। हालांकि जो यहाँ जो राजाजी नेशनल पार्क के फील्ड डायरेक्टर हैं मिस्टर कोको रोसे, उनका स्टेटमेंट में पढ़ रहा था कि ये जो अभी आदमी पे हमला हुआ है उसकी वजह से नहीं, पहले ही ये डिसीजन लिया जा चुका था कि इसे ट्रैंकुलाइज किया जाएगा, इसको राजाजी नेशनल पार्क में ही दूसरी जगह छोड़ा जाएगा, क्योंकि ये टाइगर बार बार अपनी पोजीशन बदल रहा है और ह्यूमन आबादी की तरफ ज़्यादा जा रहा है। जैसे कि तपोवन की तरफ चला गया था, मैंने बताया था कि वहाँ तपोवन शिवपुरी के बीच के कैंप साइट बंद करने पड़ गए थे क्योंकि वहाँ पर ये दिखा था। और पक्की खबर नहीं है, लेकिन मुझे कुछ लोगों ने बताया, लोकल लोगों ने, कि कुछ लोगों के पीछे दौड़ा भी था। अभी उसके बाद ये नरेंद्र नगर की तरफ चला गया है, नरेंद्र नगर के जाने वाले रास्ते की तरफ, और वहाँ पूरे में आबादी है, पहाड़ों पे घर बने हुए हैं। तो किसी अप्रिय घटना दोबारा ना हो जाए इसके लिए, क्योंकि टाइगर की भी सुरक्षा करनी है और आदमियों की भी सुरक्षा करनी है, इसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने फैसला किया है कि इसे दोबारा ट्रैंकुलाइज करके पकड़ा जाएगा। रेस्क्यू सेंटर में नहीं भेजा जाएगा, जंगल में, ओपन जंगल में ही भेजा जाएगा, लेकिन थोड़ा वो जो मोतीचूर इलाका है उसकी जगह मेरे ख्याल से उसे चिल्ला वाले इलाके में छोड़ेंगे शायद, ऐसा मेरा अंदाजा है। और दूसरी बात यह भी है कि उसने जब उस आदमी को मारा तो खाया नहीं, और क्योंकि वो आदमी जंगल के अंदर गए थे, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि दोना पत्तल जो होते हैं, दोने पत्तल के लिए गए थे कलेक्ट करने। तो सडन एनकाउंटर हो गया होगा अचानक से, या उसकी एक टेंडेंसी थी कि आदमियों के पीछे दौड़ने की, और उसके चलते ही उसने हमला करके मार दिया हो। लेकिन फिर क्योंकि उसके मेन्यू में नहीं है, वो मैन ईटर भी नहीं है, हालांकि सिर्फ खा लेने से मैन ईटर डिक्लेयर नहीं हो जाता। मैन ईटर डिक्लेयर करने के कई सारे नॉर्म्स हैं, और उसमें एक सबसे बड़ा नॉर्म ये है कि वो इंसानी इलाके में आके घात लगा के बैठे। जब वो लगने लगे कि इंसान को मारने की नीयत से घात लगा रहा है वो टाइगर, तब उसे मैन ईटर करार दिया जाता है। और ये जो केस हुआ था हमले का, ये जंगल के अंदर हुआ था, घने जंगल के अंदर, यानी कि टाइगर के इलाके में, तो वो उस डेफिनेशन में आता ही नहीं, क्योंकि अगर तो वो मैन ईटर है तो वो आदमी के इलाके में आएगा, उसे थोड़ी ना मालूम है कि जंगल के अंदर आदमी आने वाला है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर टाइगर ने आदमी को मारा और खा लिया तो वो मैन ईटर है। नहीं, खा लेने के बाद भी मैन ईटर नहीं है, क्योंकि उसकी सहज स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वो जिसको मारता है उसको खाता है शिकार समझ के, और बैठे हुए आदमी को बंदर समझ के मार दे। अगर वो स्पेशली घात लगा रहा है, इंसान के आसपास, गांव के आसपास आ रहा है, या कहीं छिप के बैठ रहा है जहां उसे मालूम है कि आदमियों को आना जाना है, तो एम्बुश करना, आदमी के लिए घात लगाना, ये सबसे बड़ा क्राइटेरिया है किसी टाइगर को मैन ईटर डिक्लेयर करने में। तो ये ना तो मैन ईटर डिक्लेयर किया गया है, ना ही मैन किलर, सिर्फ उसे ट्रैंकुलाइज करके उसे दूसरे इलाके में भेजा जाएगा जहां वो इंसानी आबादी के नज़दीक ना जा पाए। वो अलग अलग पोजीशन चेंज कर रहा है अपनी टेरिटरी की तलाश में। अच्छा है, इससे कोई दूसरी घटना नहीं होगी, ऐसा किया जाना चाहिए। और रेडियो कॉलर पहना है तो फिर लोकेशन ट्रेस हो रही है, तो ट्रैंकुलाइज करने में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अभी पिंजरे तो बहुत लगाए हुए हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अलग अलग जगह पे।
अभी एक और हमला हो गया बहराइच में, एक बच्चे की जान चली गई है। बीच में एक लेपर्डेस पकड़ी गई थी जिसने ये माना जा रहा था कि उसने एक महिला की जान ली है, छत पे सोती हुई महिला की। और उसके बाद एक किसान के ऊपर भी हमला हुआ था, लेपर्डेस पकड़ ली गई। दोस्तों विंडो खुली हुई है, अभी मुझे फिर इत्र की खुशबू आई। और आज इतनी बहुत ही थोड़ी सी विंडो खोली है दोस्तों, देखिए अगर आपको दिख रही होगी। रीजन क्या है, इतनी ज़्यादा ठंड है कि अगर वैसे ही मेरी नाक बंद सी हो रही है। अभी मैं पहाड़ के ऊपर बैठा था तो गाड़ी के सारे विंडो बंद करके और बस जरा सा 3-4 इंच खोला हुआ था, उसके बाद भी इतनी ठंड लग गई है कि लग रहा है कि नाक बंद है मेरी। दिन में रिजॉर्ट में पंखा भी नहीं चलाया। तो ऐसे मौसम बदल जाता है। और बारिश थोड़ी बहुत हुई हो तो नहीं पता, सिर्फ ठंडी हवा और बादल। बारिश नहीं हुई है, आप देख सकते हो जमीन एकदम आपको सूखी नजर आ रही होगी। मतलब 1-2 दिन पहले की बारिश के निशान दिख रहे हैं। बारिश हुई होती तो अभी दिख रहा होता आपको यहाँ पे। तो अभी कुल मिला के इत्र की खुशबू आई। नाक बंद है लेकिन इतनी भी बंद नहीं कि खुशबू ना आ जाए। तो और मैं अकेला ही हूँ, लेकिन नो प्रॉब्लम, डर नहीं लगा आज। दूसरा दोस्तों, एक आज जो वीडियो पब्लिश करके आ रहा हूँ जंगल वॉक वाला, उसमें एक बात मैं बता रहा था। एडिटिंग के टाइम पे मुझे ध्यान आया, अरे ये बात तो छूट ही गई। हुआ ये कि मैंने वो बंगाल सिविल सर्विसेज के बारे में बताना शुरू किया, तभी एक मोर उड़ के चला गया और कैमरा एंगल नहीं फिक्स हुआ। तो मुझे एक दूसरी बात याद आ गई कि भाई जब देखो कैमरे का एंगल भी हड़बड़ी में नहीं सेट हो पाता तो बंदूक का निशाना कैसे लगेगा कि है तो दोनों शूटिंग, एक कैमरे से शूटिंग है, एक गन से शूटिंग है। तो वो मैं बताने लगा, वो हड़बड़ी वाली बात की अगर जानवर सामने आ जाए तो आदमी कई बार हड़बड़ा जाता है जो इनएक्सपीरियंस्ड होता है। वो बात तो बता चुका, तो उसको नहीं रिपीट करूंगा। एक इम्पॉर्टेंट बात थी बंगाल सिविल सर्विसेज से रिलेटेड, वो मैं बता दूं कि जैसे कि मैंने बताया उस वीडियो में कि 1857 का जो 1857 की क्रांति हुई थी, म्यूटनी हुई थी, उसके बाद जिसको आज हमारे यहाँ बोलते हैं IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, उसको भारत की आज़ादी के पहले बोलते थे ICS, इंडियन सिविल सर्विसेज। और 1857 की क्रांति के पहले वो 3 सिविल सर्विसेज थी, बंगाल सिविल सर्विस, बॉम्बे सिविल सर्विस और मद्रास सिविल सर्विस। लेकिन मद्रास और बॉम्बे में साउथ और वेस्टर्न पार्ट आते थे, लेकिन पूरा ईस्टर्न पार्ट, पूरा सेंट्रल पार्ट और पूरा नॉर्दर्न पार्ट बंगाल सिविल सर्विसेज में आता था। अब ये इस बात में क्या इम्पोर्टेंट है, इसमें बहुत बड़ी कहानी छिपी हुई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मतलब जो इलाके हैं, राज्य तो उस टाइम पे तो सेंट्रल प्रोविंसेस, और यूपी का नाम जो था ना वो था नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंसेस, ऐसा कुछ नाम था। तो उसमें आगरा भी आता था, उसमें मतलब इवन हिमाचल भी बंगाल सिविल सर्विसेज में आता था। तो ये बंगाल तो नहीं है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल, उत्तराखंड भी उसी में था, यूपी, राजस्थान का मुझे श्योर नहीं है, मुझे लगता है शायद वो बॉम्बे में आ सकता था। तो ये जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि रॉयल बंगाल टाइगर नाम क्यों है, और कई सारे लोग बोलते हैं कि भाई रॉयल बंगाल टाइगर, इवन कई लोग कमेंट में लिख देते हैं कि बंगाल टाइगर अलग है और जो बाकी इंडिया में मिलते हैं वो टाइगर अलग थे, बंगाल टाइगर बड़े होते हैं, जो लिख देते हैं लोग। नहीं मालूम होता, सीमित जानकारी होती है, इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ। कोई क्षेत्रवाद फैलाने की उनकी नीयत नहीं थी, ना ही मेरी है। पूरा इंडिया हमारा है, हम सबका है। जो नोमेनक्लेचर है, पहले मैंने बताया था कि वो क्योंकि भारत की राजधानी था कोलकाता, और उससे रिलेटेड सारे अफसरशाही, सारे राजशाही वाले गेस्ट कोलकाता ही आते थे।
इसलिए उस इलाके में जो टाइगर मिलते थे वो सुंदरबन के टाइगर नहीं होते थे। सबसे बड़ा जो टाइगर मैंने पढ़ा है 13 फीट का, वो बंगाल में मिला था, लेकिन वो सुंदरबन इलाके में नहीं मिला था। सुंदरबन के टाइगर तो छोटे होते हैं। कौन सा बाजार था, चवेरी बाजार, ऐसा कोई जगह का नाम था, मिदनापुर जिले की बात है ये। नाम मैं भूल रहा हूँ। तो वहां मिला था 13 फीट का लंबा, पूंछ के साथ। तो बंगाल, जिस तरह से बंगाल सिविल सर्विसेज में पूरा इंडिया आता था, इसलिए वो बंगाल एक था। कुछ भी है तो बंगाल भाई, सिर्फ बंगाल सिविल सर्विसेज, अब उसके अंदर पूरा इंडिया। इसी तरीके से टाइगर का आप समझ सकते हो कि टाइगर का नोमेनक्लेचर कैसे हो गया रॉयल बंगाल टाइगर, क्योंकि उस वक्त सारा कुछ बंगाल पर ही केंद्रित था। बंगाल राज्य के अंदर ही सारा नॉर्थ इंडिया आ जाता था। तो जो भी टाइगर मिलते थे वो बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर, इस तरीके से नोमेनक्लेचर हो गया होगा, ऐसा मेरा अंदाजा है। मैंने समझाने की कोशिश की है, कितनी समझ में आई है, क्योंकि मैंने अपनी ये डेफिनेशन लगाई है, उतना आप समझ लेना जितना आपको समझ में आया हो। अब टाइगर की लंबाई की बात पे आ जाते हैं। ये बात आ गई 13 फीट का टाइगर, तो उसमें क्या है कि एक मान्यता ये है, अब हालांकि वो कैसे है मुझे नहीं मालूम, कि जब तीर कमान से शिकार होते थे तब टाइगर के साइज बड़े होते थे। जब गन पाउडर इस्तेमाल होने लगा तब टाइगर का साइज फिर खुशबू आई बहुत ज्यादा। अब भाई साहब थोड़ा सा टेंशन लगने लगा है। तो अच्छे अभी भी आ रही है। तो इस बात से कैसे होगा मुझे समझ में नहीं आता ये, कि तीर कमान से और गन पाउडर से, ऐसा तो है नहीं कि गन पाउडर से गोली लग गई तो टाइगर श्रिंक कर जाएगा। ये बात मुझे उतनी समझ में नहीं आई, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था तो मैंने आपसे जिक्र कर दिया। लेकिन टाइगर की जो लंबाई नापने का सिस्टम है उसका मैंने पहले ही बताया, असली माना जाता है इन बिटवीन पेग्स और ओवर द कर्व्स। दो तरीके होते हैं। अगर एक पेग्स का मतलब होता है कि टाइगर को पहले उसकी नाक को एकदम, नाक, उसका कान, कंधे, पीठ का हिस्सा और जो पूंछ की जड़ है जहां से पूंछ निकली है, पहले एक डायरेक्शन में लाओ खींच के, फिर पूंछ को भी उसी डायरेक्शन में खींच के आगे ले जाओ। अब एक खूंटा गाड़ दो उसकी नाक के वहां पे और एक खूंटा गाड़ दो उसकी पूंछ के सिरे पे। अब एकदम सीधा करके नापो, ये लंबाई एक और आ रही है यार, ये खुशबू ही खुशबू आ रही है। खुशबू मेरा पीछा कर रही है क्या? तो चलो जो भी है, जय बजरंगबली। तो क्या बता रहा था, हाँ, कि इन बिटवीन पैक्स जो होती है वो सही तरीका होता है नापने का। ओवर द कर्व्स में क्या होता है कि पहले नाक से शुरू किया, सिर के ऊपर गए, कंधे पे मुड़ा, कंधे के जो जहाँ पे थोड़ा पैर ऊपर को चलते हैं वो कंधा आया, फिर पीठ पे एक कर्व आया, फिर उसके बाद पूंछ के हिस्से में फिर पूंछ को लिया। तो पूंछ को राउंड करके नहीं, मतलब पूंछ तो सीधी करके ली। तो जो अगर मान लीजिए किसी टाइगर की लंबाई आई है 11 फीट इन बिटवीन पैग्स, तो ओवर द कर्व्स उसकी लंबाई आएगी 11.5 फीट। एक जनरल वे में बता रहा हूँ, 4-5 इंच उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। यहाँ तो हल्का सा मुझे लगा, लेकिन उतनी नहीं आ रही, लेकिन पहले तो बहुत तेज खुशबू थी। तो उसमें थोड़ा सा लंबाई में क्या था, बढ़ा चढ़ा के करने का होता था, क्योंकि अभी मैं पत्थर वत्थर लगने की चिंता नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, समझ गए हो ना, टेंशन लग गया है। 2-3 बार खुशबू आई, तो अब पत्थर लगे चाहे कुछ लगे, हवाई जहाज, अभी तो खैर हवाई जहाज नहीं है,
अभी तो रनवे में दौड़ रहा है अपना हवाई जहाज। 1-2 बार खुशबू और आ गई ना तो उड़ने लगेगा। तो मतलब उसमें क्या होता था कि जैसे ये होता था कि इन्होंने मारा, मैं बार बार उस जगह का नाम मैं बातें मैं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में वो जो बाजार मिदनापुर का है ना, जहाँ 13 फुट का मिला था, चौरंगी बाजार, ऐसा पता नहीं क्या नाम था उसका, एकदम स्लिप कर रहा दिमाग से। चलो याद आएगा तो फिर अगले ब्लॉग में बोल दूंगा। तो उसमें क्या था, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के कर लेते थे, खींच के। बढ़ा के मतलब ऐसा नहीं कि तुक्का मार दिया, लेकिन उसको खींच के, जितना वो है नहीं उतना खींच दिया बेचारे मरे हुए को, कि यार फिर खुशबू आई। तो यहाँ तो बरगद का पेड़ भी नहीं है, और खुशबू ऐसी नहीं दोस्तों, अच्छी खासी खुशबू, जबकि विंडो बहुत कम खुली हुई है। ये देखिए बिल्कुल नॉमिनल, इधर पीछे की विंडो तो बंद है। अब तो वो हॉरर, ये वीडियो हॉरर वीडियो बन जाएगा। पहले लाइट जला के देख लिया जाए भैया कोई पीछे बैठा तो नहीं है। खुशबू नहीं है। जय बजरंगबली। आज का मामला तो अभी मैं रोज आ रहा था, और रोज मुझे आना है इस रोड से, आगे भी इकलौता यही चारा है मेरे पास। अभी जब बारिश आ जाएगी, खैर बारिश में तो नहीं आ पाऊंगा, लेकिन बातें भूल गया हूँ भाई मैं क्या बोल रहा था। अभी पीछे पानी की बोतल रखी, वो भी बोली कट, हवा भर जाती है ना इसलिए। लेकिन चलो जो भी है यार, हम ना डरते टाइगर से, लेकिन टाइगर से डर नहीं लगता साहब, भूत से लगता है। लेकिन हमारा नुकसान नहीं करेगा यार जब हमने किसी का नहीं किया। तो मैं बोल रहा था कि थोड़ा बहुत वो खींच के उसको बड़ा करते थे ताकि उनका रिकॉर्ड में नाम आ जाए। आप समझ रहे हो ना कि जैसे जब उसको नाप रहे होते थे तो उस वक्त दूसरे लोग भी खड़े होते थे। ऐसा नहीं है कि कोई बेईमानी कर लें, क्योंकि लोग फुसफुसाहट तो शुरू हो जाती थी। हालांकि राइटर लोग लिखते वक्त थोड़ा सा चेंजेस कर देते थे, क्योंकि जिन्होंने वहाँ देखा और जब वो लिख रहे हैं, फिर आई स्मेल दोस्तों, फिर आई अच्छी खासी स्मेल आ रही है। तो जो उन्होंने लिखा, ऐसा नहीं है कि लिखते वक्त कोई पढ़ रहा है, लेकिन ठीक है, 13 फीट का टाइगर काफी बड़ी बात हो जाती है। और तो उस वक्त थोड़ा बढ़ा चढ़ा देते थे। मेरा कहने का मतलब यह है, बार बार वो खुशबू हो जाती तो मैं बात भूल जाता हूँ। और एक और चीज़ लोग करते थे कि उसका वेट नापते थे टाइगर का। लेकिन आप एक बात को समझो, टाइगर का वेट वो लिख रहे हैं कि भाई 350 किलो है ना, 300 किलो। लेकिन आप ये देखो कि जब भी शिकारियों ने टाइगर मारा तो कब मारा? पहले बेट बांधी, बेट के वो आया, उसने खाया, उसके बाद मारा ना। टाइगर 20 किलो 30 पत्थर है, 20 किलो 30 किलो खा लेता है। तो जब वो शिकार खा चुका था, उसके बाद आपने ज़्यादातर ये बीट ऑर्गेनाइज करते थे शिकारी, बंदोबस्त वाले। अब आपने बीट ऑर्गेनाइज करी, वो एक दिन पहले उसने मारा और फिर गया, तो वो तो 70-80 किलो खा चुका है। तो अगर उस टाइगर का वेट 300 किलो आ रहा है, तो हो सकता है 250 किलो का हो वो उसके पेट में, क्योंकि वो अच्छा खासा खाता है, उतना मांस है। तो कितना ऑथेंटिक है और कितने ऑथेंटिक तरीके से आपने किया। आपकी बुक में आप अपने रिकॉर्ड में, जैसे एक पर्सी विंधम के बारे में मैंने अभी शॉर्ट वीडियो बनाया था और रील बनाई थी, और अभी मैं डिटेल्ड वीडियो भी बना दूंगा। उनके बारे में बोला जाता है कि उन्होंने 500 टाइगर मारे थे, जो कि कुमाऊं के भी कमिश्नर थे और गढ़वाल के भी कमिश्नर थे, और मिर्ज़ापुर में भी थे। उनके नाम पे विंधम फॉल्स नाम रखा गया है, क्योंकि उन्हें बतख मारने का बहुत शौक था, और वो बतख मारने के लिए उन्होंने अपना प्रमोशन तक छोड़ दिया था। फाइनली उन्हें ज़बरदस्ती प्रमोशन दिया गया, क्योंकि उनके चलते पीछे वाले
उनके चलते दिक्कत हो रही थी पीछे वालों के प्रमोशन में। तो उनको जब उनको बोला गया कि भाई तराई वाला इलाके में मुझे भेज दो या हिमालयन फुटहिल्स, तो जब उनको इस इलाके में पोस्टिंग दी गई कुमाऊं और गढ़वाल में, तो उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि उनको शिकार करने का शौक था और इस इलाके में शिकार प्रचुर मात्रा में था। हिम्मती बहुत थे। और जिम कॉर्बेट ने बोला था उनके बारे में कि अगर टाइगर को कोई बेस्ट तरीके से समझता है तो वो है पर्सी विंधम। मतलब कॉर्बेट का कहना यह था कि विंधम को टाइगर के बारे में इतना मालूम है जितना तो टाइगर को खुद अपने बारे में नहीं मालूम है। ये कहा जाता था कि विंधम जंगल को समझता नहीं है, विंधम जंगल, ये फिर आई भाई, फिर आई। विंधम जंगल को पढ़ता है। और विंधम का भी कहना था कि जंगल को जीता जाता है साहस से नहीं, समझदारी से जंगल को जीता जाता है, ये विंधम का मानना था। एक बार 1920 के आसपास की बात है, एक मॉन टाइगर यानी कि मॉन शेर की खबर उड़ी थी कि वो चुपके से आता है, आदमी को उठा के लेके जाता है, ना तो गुर्राता है ना कोई आवाज, और बहुत सारे आदमी मर रहे थे। जब ये बात, विंधम उस टाइम पे गढ़वाल के कमिश्नर थे। ये वो छरबत्ती वाला पेड़ है दोस्तों। तो विंधम तक बात पहुंची तो उन्होंने कहा कि अगर ये सवाल जंगल से उठा है तो इसका जवाब भी जंगल में ही ढूंढना पड़ेगा। और वो हिम्मती इतने थे, जैसे कॉर्बेट हिम्मती थे, तो वो अकेले निकल गए 3 दिन की ट्रिप पे, टॉर्च, अपना फील्ड ग्लास और राइफल, बाकी अपना खाने पीने का सामान लेके, और 3 रात वो बैठे। एक रात बैठे तो कोई आवाज नहीं आई, कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। अगली रात एक टहनी चटकने की आवाज आई और बाद में उनको अगले दिन सुबह पगमार्क मिले, लेकिन वो पगमार्क देख के वो समझ गए कि ये टाइगर तो नहीं है। चलो भाई, सेफली उतर गए, थैंक गॉड। तो उसके बाद फिर अगले दिन जब बैठे तो इन्होंने डिसाइड किया कि एक पत्थर के ऊपर बैठूंगा, क्योंकि उस पत्थर के पास में 2 जानवर मरे हुए मिले थे, उसी जानवर ने शिकार किया था। जब बैठे तो रात को इनको एक हल्की सी आहट हुई, फिर देखा एक काला साया आ रहा है। बहुत ध्यान से देखा, जब नज़दीक आ गया तो वो एक लेपर्ड था, बूढ़ा लेपर्ड। और इन्होंने लास्ट में तो अपनी सांस भी रोक ली। जब वो नज़दीक आया, निशाना इनका गजब था, निशाना मारा, एक ही गोली में वो लेपर्ड मर गया। गांव वालों ने उनका ऐसा स्वागत किया जैसे कि भगवान का करते हैं। और क्योंकि उन्होंने एक आतंक से मुक्ति दिलाई थी, जैसे जिम कॉर्बेट जब मैन ईटर मार देते थे तो उनका स्वागत होता था, ऐसे ही बैचलर ऑफ पवलगढ़ को जो जिम कॉर्बेट ने मारा था, विंधम से सलाह मशवरा करके ही, सारी प्लानिंग विंधम की ही थी। तो बाकी फिर मैं और बताता रहूँगा। एक पर्सी विंधम का किस्सा और है कि एक बार बर्फीले इलाके में एक टाइगर था जो कि हमला कर रहा था, तो विंधम अकेले बैठे थे बर्फ में, खुले में, और उस टाइगर को गोली मारी थी। तो इतना हिम्मती जो जान की परवाह ना करे, सामने दोस्तों आँख चमकी है। इस जगह पे चमकी अभी भी दोबारा दिख गई है मुझे, लेकिन अब गाड़ी का फोकस उधर होगा नहीं, रोड नहीं मुड़ने वाली है। दिखेगा नहीं, लेकिन कोशिश करता रहता हूँ, क्योंकि अब गाड़ी का फोकस निकल चुका है वहाँ से। 2 बार तो चमक गई थी, अभी भी तीसरी हल्का से फोकस में तीसरी बार उधर को जा रहा है। जो भी जानवर है जंगल की तरफ जा रहा है। अब तो लाइट चली गई, विंडो ऊपर कर लूँ, ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। जितनी दोस्तों नवंबर में ठंड होती ना, उतनी ठंड है।
तो चलिए अब सभा समाप्त होने का टाइम आ गया। चर्चा करेंगे विंडम के बारे में भी, क्योंकि कॉर्वेट के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे हीरो हैं जो उतने ही बहादुर थे, लेकिन शायद वो उतने फेमस नहीं हो पाए क्योंकि उन्होंने बुक्स नहीं लिखी होंगी। कॉर्बेट ने बुक्स लिखी थी, अपनी बुक्स की वजह से उनकी बातें जनता तक ज़्यादा पहुंची। तो चलिए दोस्तों, एंड करता हूँ वीडियो को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।